स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है स्पीक अप, जो आपके सिलेबस में जो अगली पोएम है और वो लिखी है फयाज अहमद फैज़ ने। तो ये फयाज अहमद फैज़ की जो पोएम है स्पीक अप, एक्चुअल में ये उर्दू में लिखी गई पोएम है और इसको ट्रांसलेट किया है शिव के कुमार ने। और जो इसका उर्दू में जो इसका टाइटल था वो था कि बोल ये थोड़ा सा वक्त बहुत है। तो ये था इसका उर्दू टाइटल। अब हम बात करते हैं पोइट के बारे में कि पोइट जो है वो उनकी राइटिंग्स जो थे वो कैसी थी और एक्चुअल में उनका जो लिखने का तरीका था वो कैसा था। तो फयाज अहमद फैज़ जो है ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट पंजाब। तो अब ये एरिया कहाँ है? अब ये जो जगह है वो पाकिस्तान में है और इनका बर्थ जो है वो 1911 को हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1984 में हुई थी। और इनको हम जो है वो उर्दू पोइट्री का एक इन्फ्लुएंशियल पोइट मानते हैं। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू पोइट ऑफ 20th सेंचुरी एंड he added a new strain of longing in poems written during long imprisonment as a political dissent। तो इनकी जो पोइट्री है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही है और मॉडर्न पोइट्री में अगर हम इनकी बात नहीं करें उर्दू में खासकर, तो वो पोइट्री जो है समझो उर्दू में कुछ मिसिंग हो जाता है। तो यानी ही वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ उर्दू पोइट। और एक जो एज अ पर्सन जो है इनकी जो इम्पोर्टेंस है या एज अ पोइट इनकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया है और एज अ ब्रॉडकास्टर भी काम किया है। तो जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट होता है जो न्यूज़पेपर्स में जो या न्यूज़ से रिलेटेड जो काम करे, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, रेडियो में हो या फिर टेलीविजन में हो। जो न्यूज़ से रिलेटेड काम करते हैं उनको जर्नलिस्ट बोलते हैं और जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, न्यूज़ देते हैं, वो हम जर्नलिस्ट में इंक्लूड करते हैं। और ब्रॉडकास्टर होते हैं जो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देते हैं थ्रू रेडियो या टेलीविजन, जिसके भी जरिए उनको हम ब्रॉडकास्टर बोलते हैं। तो ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर एंड वॉज वेरी प्रोमिनेंट अमंग द उर्दू पोइट्स। ही बिलोंग्स टू सियालकोट। तो ये बिफोर पार्टीशन के जो है वो पोइट हैं, तो तब से ये बहुत मशहूर है और इनकी पोइट्री जो है उसमें एक बहुत ही अलग सा जो है कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मॉडर्न पोइट्री, तो मॉडर्न उर्दू पोइट्री जो है इज इनकम्प्लीट विदाउट हिम। फैज़ वॉज जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर। ही फॉट ऑल हिज लाइफ फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर। पूरी जिंदगी जो है उन्होंने गरीबों के हक के लिए जो है वो लड़ाई की है। ठीक है, ही वॉज एसोसिएटेड विद लिटरेरी मूवमेंट। कौन सी लिटरेरी मूवमेंट थी जिसके साथ वो जुड़े थे? अंजुमन तारीक़ पसंद मुसाफिर हिंद। तो ये एक उर्दू लिटरेरी ग्रुप था जिसके साथ वो जुड़े हुए थे और इनकी जो उर्दू पोइट्री थी या राइटिंग्स थी उनको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता था नहीं, हम कह सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो क्यों इनकी है? क्यों इनको ज़्यादा पसंद किया जाता है? क्योंकि इनकी पोइट्री जो है दैट रिवील्स द आइडिया ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी क्या होती है? क्लासलेस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें क्लासेस में हम अपने समाज को डिवाइड नहीं करते हैं। क्लासेस ऑन द बेस ऑफ इनकम हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, हम उनको सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं। देयर इज ए इक्वलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो उनका ये मानना था और इसलिए वो पुअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, उनके हक के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ते थे। और ये पॉलिटिकल डिसेंट थे। पॉलिटिकल डिसेंट का क्या मतलब है? पॉलिटिकल डिसेंट वो पर्सन हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है या गवर्नमेंट का जो तरीका है काम करने का उसको ओपनली उसके साथ डिसएग्री करें, यानी उसको उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाए, उनको हम पॉलिटिकल डिसेंट बोलते हैं। इसलिए इनको बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो अपनी लाइफ टाइम में उठानी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो था जब ये पोइट्री लिखते थे उस टाइम हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। तो ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो पॉलिटिकल इनका जो ग्रुप था वो उनके खिलाफ काम करता था, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है उस टाइम पे देखनी पड़ी और इनको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है, टाइम जो है वो जेल में भी गुजारना पड़ा था। तो इन्होंने अपनी मैक्सिमम पोइट्री है जो वो जेल में ही लिखी है, इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही लिखी है और
तो इसलिए ये क्या है कि इनकी पोइट्री में हमें एक लॉन्गिंगनेस दिखती है, यानी एक मांग है, एक जिज्ञासा है कुछ लेने की, किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उनकी पोइट्री को हम कह सकते हैं इट इज अ एम्बलम ऑफ ह्यूमैनिज्म, यानी ह्यूमन के बारे में, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाली जो इनकी जो है वो पोइट्री है, ठीक है। तो इनको 2 बार नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, और 1962 में तो इनको लेनिन पीस प्राइज जो है वो भी अवार्ड किया गया था। तो ये हो गया कि इनकी लिटरेरी क्या था। और इनकी अगर हम देखें पोइट्री, तो इनकी पोइट्री में हमें 2 जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस जो हैं उनके बारे में पता चलता है। एक है दस्ते शब और दूसरी जो है वो है जिंदा नामा। तो दोनों पोइट्रीज जो है, पोइट्री कलेक्शंस जो है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाती हैं। तो ये जो हम पोइम जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्पीक अप जो है, बोल थोड़ा सा वक्त अब बाकी है। तो ये जो पोइम है ये ली गई है नक्शे फरियादी से। नक्शे फरियादी इनकी पोइट्री कलेक्शन है तीसरी, और उसमें से ये जो पोइम है स्पीक अप ये ली गई है। और ये स्पीक अप जो पोइम है दैट वाज रिटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था जब 1940 के आसपास ये पोइम लिखी गई है। और इस पोइम में हमने देखा है कि देयर इज एक सडन शिफ्ट है इन द राइटिंग पैटर्न ऑफ द पोइट। क्या शिफ्ट है राइटिंग पैटर्न में, कि पहले जो 1940 से पहले की जो पोइट्री फैज ने लिखी है दैट इज अबाउट द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो उसमें जो है पोइट्री फॉर द पोइट्री सेक हम कह सकते हैं, दैट वाज क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप पोइट्री फॉर द पोइट्री सेक, यानी कविताएं जो लिखी गई हैं वो कविता के लिए ही लिखी गई हैं, उसमें कोई इंटेंस फीलिंग नहीं है। फीलिंग इन द सेंस एक जिहाद जिसको हम कह सकते हैं, या एक लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ, वो नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो इनकी पोइट्री 1940 के बाद की है, या ड्यूरिंग 1940 या अराउंड द 1940 जो है, उस टाइम पे जो इन्होंने पोइट्री लिखी है दैट इज पोइट्री फॉर द सेक ऑफ पैशन। जो पोइट्री है दैट इज फॉर द पर्पसफुल पोइट्री है, यानी इट वॉज अ पोइट्री विच वॉज रिटन while keeping in mind some view that he has to say something to the society, he want to do something for the society। तो इस चीज को ध्यान में रख के वो जो पोइट्री है वो लिखी गई है, इसलिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू अ ग्रुप पोइट्री फॉर अ पर्पस, ठीक है। तो 1940 ऑनवर्ड जो पोइट्री है दैट इज वेरी फियर्स एंड इंटेलेक्चुअल पोइट्री, ठीक है। तो वो उसमें क्या है कि उन्होंने वो जो पोइट्री लिखी है वो लिखी है कि क्या ब्रुटैलिटी जो थी वो उस टाइम पे फेस करनी पड़ती थी लोगों को। द पीपल आर वेरी पुअर एंड द इमेजेस विच आर नाउ इम्प्रेशन्ड इन हिज माइंड, जो उसके दिमाग में वो जो पिक्चर्स थी, इमेजेस थी, जो भूखे लोगों की या फिर गरीब लोगों की, जो उनको परेशानियां उठानी पड़ रही थी या जो मुसीबतें वो झेल रहे थे, वो जो पिक्चर्स उनके दिमाग में घुस चुकी थी वो जो है उनकी इस पोइट्री से रिवील करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो यानी कि ही वॉज डीपली टच्ड बाय द साइट ऑफ पॉवर्टी एट दैट टाइम। तो इसलिए जो ग्रीफ स्टिकन पीपल थे या परेशान लोग थे, और जो रियलिटीज, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ थी एट दैट टाइम विच द पीपल हैज टू फेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, दैट वॉज वेरी वेल एंड ब्यूटिफुली पेंटेड इन हिज पोएम्स। तो वो जो है पेंटेड, यानी अब ब्रश से पेंट नहीं किया है, बट इट वॉज पेंटेड विद द पेन। तो पेन से जो है इमेजरी जो है ये क्रिएट की गई है। बहुत ही इंटेंस पोएम्स जो है वो 1940 के आसपास की लिखी गई है। तो ये पोएम जो है स्पीक अप जो है, इट इज अ पोएम विच डिफाई ऑप्रेशन। ऑप्रेशन क्या होता है? ऑप्रेशन होता है किसी का दबाव, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। जब हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं और हम एक मेंटल सिचुएशन में होते हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें दबाया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, हमें चुप कराया जा रहा है, तो ये जो पोएम है स्पीक अप, ये उस चीज के खिलाफ है। यानी इट इज अ काइंड ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन के खिलाफ जो है ये एक तरह की लड़ाई है जो किससे लड़ी गई है? थ्रू द पेन। पेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द स्वॉर्ड्स, है ना। तो ये हम हमेशा मानते हैं कि पेन में जो ताकत है वो और किसी चीज में नहीं है। तो इसलिए इट वॉज रिटन टू डिफाई द ऑपरेशन। तो ये पोइट जो है, जो स्पीक अप है, तो इट इज ऑल्सो मार्क ऑफ एम्बलम ऑफ, it is also it can also be said that this is a poem which give voice to the voiceless। यानी ये एक ऐसी पोएम है जो बेजुबान को जुबान दे सकती है, यानी लोगों को बोलने पर मजबूर कर सकती है, ठीक है।
तो इट इज सच अ काइंड ऑफ पोइट्री। तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि स्पीकअप जो है वो ये बता रही है कि आपको जंजीरों में जकड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया जो है, यहाँ पे जब तक आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे, nobody is going to listen you। तो इसलिए if you are facing some oppression any kind of, you have to speak up for your rights। तो it is very much we can say that this is very much important in such a scenario also, in contemporary world also we can use his poetry in different situations। अगर कहीं गर्ल चाइल्ड को लेके अब्यूज है तो उसके खिलाफ भी स्पीकअप है। ये जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है। कोई भी ऑपरेशन आपका, किसी भी तरह का दबाव या किसी भी तरह का जुल्म अगर आपके ऊपर हो रहा है तो यू कैन स्पीक अप अगेंस्ट इट। तो दिस इज अ पोएम विच इज अ वॉइस टू द वॉइसलेस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कि अबाउट द राइटर, उनकी पोइट्री कैसी है और उन्होंने कैसा लिखना शुरू किया था। तो अगर हम कहें कि जो हमारे पोइट हैं फैज अहमद फैज, ये जो है इट इज ही इज अ सोशलिस्ट, ह्यूमैनिस्ट एंड पॉलिटिकल डिसेंट। ही रोट पोइट्री अगेंस्ट द ऑपरेशंस एंड इट गिव्स अ वॉइस टू द वॉइसलेस। ही इज अ पोएट ऑफ सोशलिस्ट व्यू। तो ये सारी बातें उनके लिए जो है वो फिट बैठती हैं। अगर हम कहें कि उनकी पोइट्री आज भी रेलिवेंट है तो यस, हिज पोइट्री इज स्टिल नाउ रेलिवेंट इन टुडेज लाइफ। तो यहाँ पे अभी भी हम देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एज चल रही है, कौन सी इरा चल रही है, कौन सा आपका सेंचुरी चल रही है, द पोइट्री विच वॉज रिटन बाय फैज इज स्टिल हैव इट्स डिमांड इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये हो गया हमारा पोइट के बारे में। अगला हम करेंगे कि ये पोएम जो है उसको हम वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही देखेंगे कि उसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो यूज किए गए हैं। तो आई होप आपको आज का ये अबाउट द पोएट जो है वो समझ आ गया हुआ कि उनका लिखने का क्या तरीका था, उन्होंने किस तरह की पोएम्स लिखी, उनको क्या सफर करना पड़ा और ये स्पीकअप जो हमारी पोएम है ये किस चीज के बारे में है। तो बच्चों तब तक स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो और स्टडी करो। थैंक यू।